की चर्चा होती है। तो आपका हार्दिक स्वागत है माँ। जय बहुत गुरु। अच्छा लग रहा है कि आपको मैं ऑनलाइन देख रही हूँ। जय गुरु माँ। जय जय गुरु गुरु माँ। जी। आर्य कृष्ण के परम उद्धाता श्री श्री ठाकुर मेरे, जगत जननी श्री श्री बड़ो माँ, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़ोदा, आचार्य देव श्री श्री दादा के चरणों में मेरा प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित सभी माँओं का मेरा हार्दिक आंतरिक राय एवं जय गुरु निवेदन करती हूँ। पहले तो ममता माँ की हेल्थ के लिए प्रार्थना है श्री श्री ठाकुर जी के पास। आप स्वस्थ रहिए, स्वस्थ रहिए और ऐसे ही ठाकुर जी का काम करते रहिए। और ये जो यूनिटी है देख के बहुत अच्छा लगता है कि सबकी मनोभाव, ठाकुर जी तो यही चाहे हैं कि जो संगति लाती है शक्ति, अगर संगति नहीं रहेगी तो शक्ति भी नहीं आएगी। तो एक चीज़ याद आ गई, जैसे माँ के बारे में हमारे जो प्रिजाइडर माँ हैं वो बोली कि आप हमेशा स्वस्थ रहिए। वही हमारे पूजनीय बाबाईदा एक ही बात बोले कि हमने क्या ऐसा कोई क्रिएट किया है जो हमारे लिए निष्काम प्रार्थना करे। दैट इज़ अ बिगेस्ट थिंग वी हैव क्रिएटेड फॉर अस। और एल्स क्या होता है ना, हर कोई जो स्वार्थ के बस में ही चलता है। मुझे कुछ चाहिए इसीलिए मैं तुम्हारे पास आती हूँ, या फिर मुझे तुम्हारा कोई चीज़ पसंद आया इसीलिए मैं तुम्हारे पास आती हूँ। अदरवाइज आप कौन मैं कौन वो हमें पता भी नहीं। पर श्री श्री ठाकुर जी को पकड़ने के बाद ये हो जाता है जैसे मैंने बिना स्वार्थ का, बिना कोई चाह पे भी एक ही मेरे गुरु हैं और गुरु के सारे संतान हैं, और सभी जैसे स्वस्थ रहे, आनंद में रहे, यही प्रार्थना हम सभी का। एक जगह पर जैसे कि मातृ सम्मेलन चल रहा है और माँओं के बारे में क्या बोले, अभी कल ही आलोचना प्रसंग में पढ़ रहे थे चतुर्थ खंड में श्री ठाकुर बोल रहे हैं कि हमारे जो संतान, एक तो हो गया संतान के प्रसव करने की बात, और एक हो गई संतान चर्या, मतलब संतान को कैसे लेके चला जाए, और उसके ऊपर माँ लोगों का जितना दायित्व, उसके साथ भी श्री श्री ठाकुर बोले इतने में दायित्व खत्म नहीं होता। पूरे परिवार को लेके चलना और परिवार के हर किसी का मन को समझ के उनको सेवा देना अनुसंधिष्ठु भाव से, ये एक बहुत बड़ा दायित्व होता है। हम लोग नॉर्मली समझते हैं कि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे हो गया है आज एक एजुकेशन, सो कॉल्ड एजुकेशन उसको कर ले या फिर बच्चों को करवा ले, एक लड़की को हायर एजुकेशन देंगे, उसके बाद उसकी शादी करवा दी जाती है। आपको बोला जाता है कि आपको इतने साल में इतना तक पढ़ाया जाएगा, फिर आपके लिए शादी ढूंढी जाएगी। या फिर जो लड़कियां नॉर्मली वेल कैपेबल हो जाते हैं वो लोग सोचते हैं कि हमें अपने हिसाब से चाहिए, अपने पसंद का चाहिए, हम लोग मैरिज कर लेंगे और उसके बाद जॉब ढूंढ लेते हैं, जॉब करके हमारे लाइफ को वेल सेटल करना है। यही लाइफ है, यही लाइफ है। हमें लगता है कि ऐसा ही लाइफ चलना ही चाहिए। पर अगर देखा जाए हमारी पूरा जो बोला जाता है ना, श्री श्री ठाकुर जब आए व्यक्ति जीवन से लेके राष्ट्र जीवन तक, व्यक्ति जीवन, फिर आया हमारा दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन और राष्ट्रीय जीवन। ये जो पंच महाजीवन है, द होल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, जैसे श्री श्री ठाकुर जी अपने नजरिए से देखे गए, उसको फुलफिल करते हुए एक इंसान, एक लड़का हो या फिर एक लड़की हो, वो कितना एलिजिबल हो पा रही है, कितना कैपेबल हो पा रही है, वही है सबसे बड़ी बात। आजकल ऐसा हो रहा है, मतलब हम सब इसके साक्षी हैं। बच्चे जब जन्म हुए, एक संतान आया तो माँ पिताजी का कितना खुशी, समझते हैं कि जैसे पूरा स्वर्ग ही मिल गया। और उनके संतान को लेके इतने सारे थॉट्स, इतने सारे ड्रीम, सपने रहते हैं कि ऐसे बनाएंगे, वैसे बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सारे कुछ रहता है और काफ़ी हद तक वो फुलफिल भी करते हैं। पर आफ्टर ए सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर ए सर्टन एज, जब वही बच्चे अपने पिताजी को या फिर माँ को मतलब पूछना बंद कर देते हैं, या फिर वही बच्चे जब अपने हिसाब से कोई काम करना शुरू करते हैं, या फिर जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है पेरेंट्स के साथ बच्चों का, तभी कहीं ना कहीं वो माँ पिताजी को भी लगता है कि हमने कहाँ गलती कर दी, जो कि बाद में जाकर ऐसा सिचुएशंस क्रिएट हो रहे हैं फैमिली में। श्री श्री ठाकुर जी बहुत इजी तरीके से वो सारे चीज़ को रोकते हुए, निरोध करने के लिए एक बहुत बढ़िया बात कही कि हमारे जो
समाज का जो पिलर ऑफ द सोसाइटी है वो है दीक्षा, शिक्षा और विवाह। पहले मुझे लगता था कि शिक्षा, दीक्षा, विवाह, नहीं, इसका सीक्वेंस थोड़ा सा अलग है। दीक्षा, शिक्षा और विवाह। हम नॉर्मली ये सोचेंगे कि एज ए पेरेंट्स क्या हम बच्चों को कल्चर नहीं दे सकते? एज ए पेरेंट्स हम लोग क्या बच्चों को ये नहीं दे सकते